ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। फिर चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बहुत कुछ कहने वाली विजय गाथा। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि T20 विश्व कप भारत ने जीता है, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और हमारे देश में आप देखते हैं कि सबसे प्रिय कोई खेल है तो वो क्रिकेट ही है। आखिरकार आईसीसी ट्रॉफी की हमारी लंबी प्रतीक्षा पूरी हुई है। गत शनिवार को ब्रिज टाउन की धरती पर हमारे लिए इस स्वर्णिम उपलब्धि की साक्षी बनी है। और इससे पहले अंतिम बार 2013 में इंग्लैंड में हमने चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की थी। क्रिकेटरों और उनके समर्थक प्रशंसकों की एक पूरी पीढ़ी उस उत्साह का अनुभव करने के लिए व्याकुल थी, जो केवल किसी अंतर्राष्ट्रीय खिताब की प्राप्ति पर ही संभव होता। कई वर्षों से हम सभी प्रारूपों में शीर्ष टीम के रूप में विराजमान है। निरंतरता के मानदंडों पर हमारे प्रदर्शन बीते कुछ वर्षों में सर्वश्रेष्ठ रहा है और द्विपक्षीय श्रृंखलाओं में हमारा रिकॉर्ड उत्कृष्ट रहा है। साथ ही खेल के प्रति जुनून और प्रतिभाओं की पर्याप्तता को देखते हुए हम किसी भी श्रृंखला अथवा टूर्नामेंट से पहले फेवरेट यानी कि सबसे प्रबल दावेदार माने जाते हैं। और इस बार विश्व कप का मंच ऐसा रहा जहां हमने इस फेवरेट वाले टैग के साथ पूरा न्याय किया है और हम अपेक्षाओं की इस कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरे हैं। क्या हुए हैं? खरे उतरे हुए हैं। और पूरी T20 प्रतियोगिता के दौरान रोमांच की कोई कमी नहीं रही है। ग्रुप चरण में हमने एक कम स्कोर वाले मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को परास्त किया। अगले चरण में दमदार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रनों का अंबा लगाकर उन्हें मात दी और उस मुकाबले में रनों का ऐसा पहाड़ खड़ा किया जो खेल के इस सबसे छोटे प्रारूप की विशेष पहचान मानी जाती है। और उसके बाद सेमीफाइनल में हमने पिछले विश्व चैंपियन इंग्लैंड की चुनौती को निस्तेज किया और इस जीत के साथ ही कुछ साल पहले लेड में हुए इस प्रारूप के विश्व कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों मिली 10 विकेट की शर्मनाक हार का हिसाब भी चुकता किया है। और अंतिम पड़ाव पर हमारा सामना दक्षिण अफ्रीका से हुआ और अंत तक हमारी टीम की अपराजय रही और विजय रथ आगे बढ़ता रहा और उसके शीर्ष तक पहुंचने की राह में क्रिकेट की महाशक्तियों से लेकर नवोदित टीमें पीछे छूटती गईं। और क्रिकेट एक टीम गेम है और फाइनल मुकाबला इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा है। सीमित ओवरों की क्रिकेट के निर्विवाद रूप से सर्वकालिक महानतम बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने T20 करियर में अंतिम पड़ाव पर अपनी बल्लेबाजी से भारतीय पारी को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। अक्षर पटेल और शिवम दुबे सरीखे युवाओं ने पारी को आवश्यक गति प्रदान की। जसप्रीत बुमराह की तो बात ही अलग है, जो सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को दिन प्रतिदिन नए आयाम पर लेकर जा रहे हैं। और उनके प्रदर्शन का वर्णन करने के लिए लेखकों टिप्पणीकारों को मैच दर मैच या यूं कहें कि स्पेल द स्पेल नए विश्लेषण खोजने पर रहे। फाइनल में भी उन्होंने उम्दा स्पेल डाला। सूर्य कुमार यादव के कैच ने यह साबित किया कि बड़े से बड़े टूर्नामेंट की नीति महीन एवं मामूली अंतर से निर्धारित हो सकती है। और विश्व कप विजय T20 अंतर्राष्ट्रीय से रोहित शर्मा के लिए उपयुक्त विदाई रही है। उन्होंने दबाव में खुद पर नियंत्रण रखा एवं टीम को कुशाग्र नेतृत्व प्रदान किया। एक बल्लेबाज के रूप में पारी के प्रारंभ में निस्वार्थ भाव से विस्फोटक शुरुआत करने के लिए विकसित की गई अपनी शैली पर ही उन्होंने भरोसा किया। उनकी शैली ने टीम के लिए बड़ी सफलताओं की नींव रखने का काम किया। कोच राहुल द्रविड़ के कार्यकाल की भी सफल परिणति हुई और कैरिबियन जमीन पर ही 2007 के एक दिवसीय विश्व कप में उनका नेतृत्व में भारतीय टीम पहले चरण में बाहर हो गई थी। वह अप्रत्याशित पराजय भारी अपयश का कारण बनी थी और उसी जमीन पर यह जीत उस जख्म पर सबसे माकूल मरहम कही जा सकती है। एक खिलाड़ी के रूप में उनका रिकॉर्ड अभूतपूर्व रहा। कोच के रूप में भी उनकी प्रतिबद्धता कमाल की रही है और असल में यह पार्श्व में रहकर सक्रिय रूप से अपना काम करने वाले नायक की तरह है, जिसकी उपलब्धियों का कुछ अन्य की तुलना में अपेक्षित महिमा मंडन नहीं हो सका। और यह जीत हमें यह भी सिखाती है कि आज की कड़ी स्पर्धा के दौर में सौम्यशालीन एवं मर्यादित आचरण वाले भी शीर्ष पर पहुंचने में सक्षम होते हैं। और इस विजय गाथा से जुड़ी कई और प्रेरक कहानियां हैं। परी कथा सरीखी ऋषभ पंत की वापसी। एक बेहद खतरनाक सड़क दुर्घटना में वह बाल बाल बचे थे। उनके करियर को लेकर संदेह किया जाने लगा था, लेकिन उन्होंने न केवल बल्लेबाजी बल्कि विकेट के पीछे भी कमान संभालकर प्रेरणा का नया अध्याय लिखा। और मनोबल अगर दमदार हो ना तो कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं हरा सकती है। कुछ समय पहले तक ट्रोलिंग के
शिकार और व्यक्तिगत जीवन में तमाम तरह की उथल पुथल झेलने वाले हार्दिक पांड्या ने उस दौर को पीछे छोड़ते हुए अपने प्रदर्शन से दृढ़ता एवं लचीलेपन का उदाहरण प्रस्तुत किया। सदाबहार रविंद्र जडेजा ने भी अपने प्रदर्शन से अपनी उपस्थिति जताई है और इस प्रतियोगिता में हमें एक अलग ही अर्शदीप के दर्शन हुए, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से बड़े मंच पर बड़ी छाप छोड़ी और सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज की सूची में शीर्ष पर रहे। ऐसी उपलब्धियां एक अंतहीन सूची है जो आप देखते हैं कि नाना प्रकार के पहलुओं को रेखांकित कर सकती है। और किसी भी बड़े टूर्नामेंट की समीक्षा में अपरिहार्य रूप से बड़े सबक छिपे होते हैं। सदैव आप देखते हैं परिणाम को लेकर आतुर रहने वाले देश के लिए पहला सबक तो यही कि हम प्रयासों उनकी निष्ठा में आस्था रखनी चाहिए और ईमानदार प्रयास ही किसी बड़ी सफलता का प्रथम पड़ाव होता है। इससे आप लोग भी सीखा करिएगा। ऐसे प्रयासों से ही सफलता की भव्य इमारत खड़ी की जा सकती है। यदि आप अनथक प्रयास करते हैं तो करत करत अभ्यास वाली कहावत सार्थक होकर सफलता से आपका साक्षात्कार करा देती है। और इसलिए सदैव दृढ़ता का परिचय दें और असफलताओं के प्रभाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। खेलों की इस मिसाल को हम अपने सामान्य जीवन में भी उतार सकते हैं कि प्रयास की व्यापकता, संवेदनशीलता, मनसा, ईमानदारी के भाव अनुकूल परिणामों के निमित्त बनते हैं। इस तथ्य को कभी विस्मित नहीं किया जाना चाहिए। और महत्वपूर्ण तो प्रयास एवं प्रक्रिया होती है, परिणाम तो उनकी एक स्वाभाविक परिणति है। चल किसके द्वारा लिखा गया है? तरुण गुप्ती के द्वारा लिखा गया है यह आर्टिकल। आप भी कुछ सोचते हैं, आपके भी कुछ विचार हुआ करें तो आप लोग नीचे लिखा करिएगा। नियमों के तहत सहायता मांगे राज्य। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनने के साथ ही इसकी संभावना जताई जाने लगी थी कि राज्य के प्रमुख घटक दल टीडीपी और जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार पार्टी आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर सकते हैं। बीते दिनों जेडीयू के नेताओं ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग दोहराई है। भारत के संविधान में राज्यों का गठन स्वायत्त प्रशासनिक इकाई के रूप में संघ द्वारा किया जाता है और राज्यों के विकास और उनकी सुरक्षा को देखते हुए संसद को कानून बनाने का अधिकार है और कोई भी राज्य अन्य राज्यों के समान अधिकार प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता है। भारत में संसद को यह शक्ति है कि वह कानून के तहत किसी राज्य के लिए विशिष्ट नियमों और शर्तों का निर्धारण कर सकती है। चूंकि राज्य प्रशासनिक इकाई है और संघ सरकार द्वारा आवंटित संसाधनों के वितरण के लिए उत्तरदायी है, अतः उनकी भौगोलिक सामरिक तथा सामाजिक आर्थिक दशाओं को देखते हुए उन्हें विशेष सहायता दी जा सकती है। यहाँ भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि प्रशासन से समृद्ध होने के कारण देश कोई उल्लेख संविधान में नहीं है, क्योंकि संविधान शासन व्यवस्था के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को दिशा निर्देश देता है और जिसके अनुरूप विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों के अनुरूप कार्यपालिका प्रशासनिक कार्यवाही करती है और विवादों के समाधान के लिए न्यायपालिका उत्तरदायी होती है। और आप देखिए प्रशासनिक सुगमता और राज्यों के विकास पर गौर करते हुए 1969 में 5वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य का दर्जा देने की सिफारिश की थी। वित्त आयोग की स्थापना की बात अनुच्छेद 280 में की गई ना। इस आधार पर आप देखिए असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर को यह दर्जा दिया गया था। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, तेलंगाना सहित 11 राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया। और साफरक सरकार के शासन में संसद द्वारा विधेयक पारित करने के बाद आंध्र प्रदेश से अलग होने पर तेलंगाना को विशेष दर्जा मिला था। 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और 3 पर्वतीय राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त कर दिया था और ऐसे में कर हस्तांतरण के माध्यम से संसाधन अंतर को 32% से बढ़ाकर 42% करने का सुझाव दिया था। और पिछले कुछ समय से बिहार के साथ आंध्र प्रदेश राज्य के दर्जे की मांग करते रहे और यह उल्लेखनीय है कि विशेष श्रेणी राज्य विशेष दर्जे से अलग है। विशेष राज्य श्रेणी केवल आर्थिक और वित्तीय पहलुओं से संबंधित है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 ए से लेकर जे में कई राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और किसी राज्य को विशेष श्रेणी का राज्य बनने की अर्हता के लिए कई शर्तें निर्धारित की गई। जैसे आप देखिए राज्य में पर्वतीय क्षेत्र होना चाहिए, कम जन घनत्व होना चाहिए या जनजातियों की बहुलता होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की साझेदारी होनी चाहिए, राज्य में आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन और राज्य की वित्तीय की गैर व्यवहार प्रकृति होनी चाहिए। इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए अब यह विचार करना आवश्यक है कि आंध्र प्रदेश और बिहार विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांग रहे हैं। और आप देखते हैं कि आंध्र प्रदेश का तर्क है कि राज्य के विभाजन के बाद उसका कुल राजस्व प्राप्तियों में कमी आ गई है और जिससे राज्य की राजकोषीय व्यवहार्यता भी कम हो गई है। यह भी कहा गया है कि राज्य का विभाजन अतार्किक एवं समता के सिद्धांत के विरोध था। जहां तक बिहार की बात है तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग सन 2008 से ही कर रहा है। जेडीयू की नई कार्यकारिणी ने अपनी यह मांग फिर से रेखांकित की है। बिहार का यह भी तर्क है कि उसका विभाजन सही तरह नहीं किया गया, वह संसाधनों की अपर्याप्तता का दावा भी करता रहा है। बिहार के दावे में यह भी शामिल है कि उसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है
जो नेपाल से मिलती है। लेकिन 2015 में और 2023 में फिर केंद्र सरकार ने ऐसा दर्जा देने को इस तर्क पर अस्वीकार किया कि ऐसा दर्जा देने वाली योजना समाप्त कर दी गई है। और बिहार आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्य पूर्ण मूलतः कृषि आधारित हैं और उनके विभाजन के बाद निश्चित रूप से उनका राजस्व प्राप्तियों में कमी आई है। लेकिन केंद्र की भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। संवैधानिक रूप से भारत में सहकारी संघवाद पिछले थे और जिसके अनुसार यह संघ का दायित्व है कि वह राज्यों के आर्थिक सामाजिक विकास के प्रति संवेदनशील हो और उनकी सहायता करे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या राजनीतिक दबाव बना कर ऐसे दर्जे की मांग करना उचित है। गठबंधन सरकार की एक बड़ी समस्या यह रही है कि अक्सर उसके घटक दल दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं जिसका उद्देश्य मूलतः राजनीतिक होता है और यह बहुदलीय राजनीति का एक आलोचनात्मक पक्ष भी है। और क्षेत्रीय राजनीति के मजबूत होने से एक और जहां क्षेत्रीय हितों की को राष्ट्रीय स्तर तक लाने में सहायता मिलती है, वहीं आप देखिए दूसरी ओर इसकी नकारात्मकता यही है कि क्षेत्रीय दल अधिकांशतः राजनीतिक दबाव पर काम कर अपने निजी हित साधने का प्रयास करते हैं और इससे राजनीतिक ब्लैक मेलिंग के रूप में भी देखा जाता है। और इस संदर्भ में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि राजनीति जब विकास की दृष्टि से की जाती है वह देश के हित में होती है, लेकिन जब राजनीति का उद्देश्य केवल राजनीतिक होता है तो वह हानिकारक सिद्ध होती है। राष्ट्र हित में राजनीतिक दलों द्वारा कार्य किए जाने पर उनके राजनीतिक हित भी साधे जा सकते हैं। अब अतः दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही ऐसे संवेदनशील मुद्दों को संबोधित किया जाना उचित होगा। लेखक सेंटर फॉर अप्लाइड रिसर्च एंड गवर्नेंस दिल्ली के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है सीबीपी श्रीवास्तव, इनके द्वारा ये लिखा गया है। एक बार आप लोग चलिए पहले बिहार को देख लीजिए और आंध्र प्रदेश की स्थिति देख लीजिए। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई। और इसमें आप देखिए ये बिहार है, पटना इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं और 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। और देखिए आंध्र प्रदेश की बात करें तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। देखिए ये है आंध्र प्रदेश। अमरावती इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। और आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था आपका क्या, तेलंगाना 2014 में, ये भी याद रखिएगा। यहाँ विधानसभा में 58 कितनी, विधानसभा में 175 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 58 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। 1,62,970 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आप देखेंगे चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और सैयद अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए आप लोग बताइए कितने राज्यों में विधान परिषद है, ये उनकी संख्या आप लोग नीचे बताइए, ठीक है। ये आत्मनिरीक्षण, एक कॉलम भी अच्छा लिखा जाता है। तो प्राय लोग अपने दोष नहीं देखते परंतु दूसरों की कमी उन्हें बहुत सी दिख जाती है। वो कहते हैं ना कि दूसरों के घर में झांकना लोगों को पसंद है, अपने घर में झांकना पसंद नहीं है। आवश्यकता बाहर के दोषों को न देखकर अपनी कमियों को निहारने की है। इस प्रक्रिया को आत्मनिरीक्षण कहते हैं। यह महत्वपूर्ण विशेषता केवल मानव को मिली है। व्यक्ति के पास वह सामर्थ्य है जिसके द्वारा अपने को जान सकता है, स्वयं अपने दुर्गुणों को जानकर उन्हें दूर कर सकता है। जबकि पशु बाहरी चीजों के बारे में तो जान सकते हैं पर स्वयं को जानना उनके बस की बात नहीं है। और इस विशिष्ट सामर्थ्य की गरिमा तभी है जब इसका उपयोग कर अपने दोषों एवं विकृतियों को समझकर उन्हें दूर किया जाए। आजकल देखिए लोगों में कमियां हो तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते अपनी गलतियों को। हमें अपने सोच विचार के तौर तरीके पर ध्यान देना चाहिए। जैसे जैसे हमारी दृष्टि अंतर्मुखी होगी पता चलेगा कि हमारा बहुत समय अनुपयोगी चीजों को सोचने में चला जाता है। कभी किसी की बुराई सोचते हैं, कभी बिना मतलब की संकल्पनाएं करते हैं और इनमें मानसिक ऊर्जा यूं ही बर्बाद होती है रहती है। दूसरों की बुराई करने, उन्हें परेशान करने के तौर तरीके सोचने की जगह हमें अपने चिंतन को सही दिशा में लगाना चाहिए। और आत्मनिरीक्षण तब तक अधूरा है जब तक आप देखिए उसमें आत्म सुधार की विधि न जोड़ी जाए। इसका अर्थ ईर्ष्या, दोष जैसे कई दोषों को हटाकर मन में सत प्रवृत्तियों का स्थान देना। यह काम ठीक किसानी जैसा है। किसान खेत में बुआई के पहले से खरपतवार निकालना शुरू करता है और फसल उग जाने के बाद भी निराई का अपना कार्यक्रम नहीं छोड़ता है। और इसी तरह हमें भी दया, करुणा, सेवा, सहृदयता को प्रयत्न पूर्वक अपनी व्यवहार में उतारने के प्रयास करने चाहिए। जैसे जैसे इनका अभ्यास शुरू करेंगे अपने दोष साफ साफ दिखाई पड़ने लगेंगे। जहां पहले दूसरों के सिर्फ दोष दिखाई देते थे
और अपने में केवल गुण, वही अब दूसरों के में गुण और अपने में दोष भी दिखाई देने लगेंगे। इंटरेस्टिंग कॉलम रहता है, सीखा करिएगा। राहुल गांधी की नज़र में हिंदू, ये आप देखते हैं कि जो संसद भवन में हुआ है उसी की राहुल गांधी ने भाषण दिया ना, उसी की बातें हो रही हैं। तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपने पहले संबोधन में राहुल गांधी ने निराश ही किया। उन्होंने कोई छाप छोड़ने के बजाय टकराव और कलह पैदा करने का काम किया। उन्होंने कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटे हिंसा और नफरत करते हैं। जब उनके इस कथन पर आपत्ति जताई गई तो वह यह कहने लगे कि भाजपा और आरएसएस हिंदू नहीं है। यह निष्कर्ष तो ठीक है, लेकिन क्या वह यह सिद्ध करना चाहते हैं कि जो भी हिंदू भाजपा या आरएसएस से जुड़ा है वह 24 घंटे हिंसा और नफरत करता है? संभव है कि वैसा ही मानते हो, लेकिन उन्हें यह याद रखना चाहिए कि हाल में लोकसभा चुनाव में भाजपा को 24 करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया है। क्या राहुल गांधी को यह कहना चाह रहे हैं कि ये सब वे हिंदू हैं जो 24 घंटे हिंसा और नफरत करते हैं? उनका आशय जो भी हो, और उनके इस कथन से इतना तो पता चलता है कि वह भाजपा को अपनी राजनीतिक विरोधी के रूप में नहीं बल्कि एक शत्रु के रूप में देखते हैं और उससे नफरत भी करते हैं। और आप देखते हैं कि राहुल गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत जय संविधान से की। यह दावा किया कि उन्होंने इसे बचाने का काम किया है। स्पष्ट है कि वह अभी भी चुनावी मुद्रा में ही हैं और शायद इसी कारण वह सदन के स्थान पर किसी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अधिक दिखे। यह ठीक है, चुनाव के दौरान भी उन्होंने संविधान के खतरे में होने वाले होवा खड़ा किया था। माना जाता है कि इससे उन्हें कुछ राजनीतिक लाभ भी मिला, लेकिन यदि वह संविधान के इतने ही बड़े हितैषी और रक्षक हैं तो फिर उस आपातकाल की आलोचना क्यों नहीं सहन कर पा रहे हैं, जिसे देश पर थोपकर न केवल संविधान को बदलने का काम किया गया बल्कि यह व्यवस्था भी बना दी गई कि कोई भी अदालत संसद से पारित किसी कानून की सुनवाई नहीं कर सकेगी। ये बात हो रही राष्ट्रीय आपातकाल 1975 से 77 के बीच जो इंदिरा गांधी के समय लगाया गया था ना, उसी में। आखिर ऐसी तानाशाही के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है? क्या यह हास्यास्पद नहीं है कि राहुल गांधी एक और संविधान बचाने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसी संविधान को कुचलने वाली आपातकाल की आलोचना को अनावश्यक करार दे रहे हैं? ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते समय राहुल गांधी सरकार की आलोचना नहीं कर सकते थे, लेकिन आप देखते हैं उन्होंने दिखाया कि उनका उद्देश्य सरकार की आलोचना करना कम बल्कि जनता को गुमराह करना अधिक है। इसी कारण वह यहाँ तक कह गए कि यदि किसी अग्निवीर की जान चली जाती तो उसके स्वजन को सरकार कोई मुआवजा नहीं देती। आशा नहीं है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उनके इस गलत बयान का खंडन भी करना पड़ा। और देखिए, मैं एक बात बता दूं, एक खबरें हैं राजनीतिक और मुझे लगता है कि आपको हमें इसमें निभी देना चाहिए। और अब राहुल गांधी को जो चाहने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा भाषण दिया गया, बहुत सारे लोग उनके पक्ष में खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग मोदी जी के पक्ष में खड़े हुए हैं। तस्करों का नेटवर्क, तस्करी अपने करने वालों का नेटवर्क पंजाब में इतना ज्यादा फैल गया है कि शायद ही कोई दिन ऐसा होता है जब किसी न किसी जिले से नशीले पदार्थ की बरामदगी नहीं होती हो। और ऐसा तब है जब नशे के खिलाफ पुलिस प्रशासन की ओर से लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान पुलिस छोटी मोटी बरामदगी तो कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज्य के जिलों में नशा पहुंच कैसे रहा है। 2 दिन में सुरक्षा बलों की ओर से काफी मात्रा में हीरोइन के साथ ही IS इत्यादि की भी बरामदगी की गई है। और चिंता की बात यह है कि हीरोइन के साथ हथियार भी बरामद किए जा रहे हैं, जिनका पाकिस्तान से तस्करों द्वारा भेजा जा रहा है। ताजा मामला अमृतसर में अलग अलग स्थानों से 2 किलो हीरोइन, लगभग 14 लाख ड्रग्स मनी सहित 3 राइफलें बरामद किए जाने की खबर है, जाने का है। इसके एक दिन पहले भी अमृतसर में ही पाकिस्तान से मंगवाई गई 8 किलो हीरोइन, 3 पिस्तौल सहित 6 लोगों की गिरफ्तार किया गया था। BSF ने भी 5.5 किलो हीरोइन बरामद की। और सवाल यह है कि पाकिस्तान में बैठे तस्करों के संपर्क में भारत में सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले कौन लोग हैं, और यह लोग पाकिस्तान की ओर से भेजी गई हीरोइन का हथियार की खेप को ठिकाने लगाने का काम करते हैं। पुलिस को सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों वाले लोगों पर नजर रखने के लिए अपना सूचना तंत्र मजबूत करना होगा, और जब तक ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक सीमा पार से आने वाले खेप ठिकाने लगाई जाती रहेगी। तस्करों का नेटवर्क ध्वस्त करना बहुत आवश्यक है। ये पंजाब की बात कर लेते हैं। देखिए, ये है पंजाब, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे इसकी अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से लगती राज्यों में आप देखिए राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। और कौन? भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री। और गवर्नर कौन है यहाँ का? बनवारी लाल पुरोहित। विधानसभा में 7 सीटें हैं, माफ करिए, विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है क्या आपका राज्य पंजाब। ना टूटे विश्वास की डोर। तो ऑनलाइन की खरीदारी अक्सर किसी न किसी कारण से सुर्खियों में रहती है। कभी भेजे गए उत्पाद में गुणवत्ता को लेकर तो कभी सही उत्पाद की जगह उसी वजन की कोई दूसरी वस्तु की डिलीवरी करने की बातें सुनने में आती रहती हैं।
और इनको लेकर कंपनी उपभोक्ता के बीच रहा विवाद की स्थिति बनना अब आम बात हो गई है। लेकिन जब बात ऑनलाइन मंगाई गई खाने की सामग्री की हो तो उसमें ऐसी चीजें निकल आए जो किसी भी कीमत पर खाने में स्वीकार ना हो तो बड़ा सवाल उठता है। गत दिनों देश में कई ऐसे मामले सुर्खियों में आए जिसमें ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्रणाली पर तमाम तरह के सवाल के साथ उपभोक्ताओं का आक्रोश भी उपजा। कहीं ऑनलाइन ऑर्डर देकर मंगाई गई आइसक्रीम में कटी हुई इंसान अंगुली निकली तो कहीं मरे हुए चूहे के मिलने की शिकायत आई है। कहीं आलू चिप्स के पैकेट में सड़ा हुआ मेढक मिलने से विवाद खड़ा हुआ तो कहीं जिंदा खनखजूरा निकल आया, कहीं डिब्बे से कोबरा सांप निकल आया। निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं ऑनलाइन फूड डिलीवरी कारोबार के लिए अच्छी नहीं कही जाएंगी। ऐसी लगातार हो रही घटनाओं से संदेह पैदा होता है। सवाल है कि खाने की चीजें की गुणवत्ता से समझौता क्यों किया जाता है? क्या ऐसा काम कंपनियां अपनी कमाई बढ़ाने के लिए कर रही हैं? क्या अब उन्हें अपने ग्राहकों की सेहत और भरोसे से कोई सरोकार नहीं रह गया है? जब खाद्य सामग्री में अंगुली, मेढक, खजूरा जैसी भक्षणीय चीजें मिलेंगी तो सोचिए उन लोगों पर क्या बीती होगी जो विशुद्ध शाकाहारी। इसे सेवा में चूक नहीं बल्कि बड़ा अपराध माना जाना चाहिए। ऐसी घटनाएं न केवल लोगों की भावनाओं को आहत करती हैं बल्कि उनके विश्वास को तोड़ते हुए धार्मिक भावनाओं तक को जबरदस्त चोट पहुंचाती हैं। जिसे कभी मांस देखा तक नहीं हो उसके मुंह में कटी हुई अंगुली, कॉकरोच, मेढक आदि चले जाएं तो कैसा लगेगा? ऐसे ग्राहकों पर क्या बीतती होगी? कल्पना मात्र से ही ऐसा गुस्सा आता है। कोई भी व्यवसाय चलाना बेहद भरोसे का काम होता है। अब व्रत और तीज त्योहार में भी लोग बाहर से ऑनलाइन प्रसाद और फलाहारी तक मंगाने लगे हैं। उन्हें विश्वास रहता है कि पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विक तरीके से बनी सामग्री ही उन्हें डिलीवर की जाएगी। ऐसे में ये घटनाएं कतई स्वीकार नहीं है। इसके लिए सरकार को जिम्मेदारी का परिचय देते हुए ऐसी सख्त और दुरुस्त व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि खाने की सामग्री गुणवत्ता के किसी भी प्रकार का समझौता न हो बने बनाए भोजन की घर तक डिलीवरी विश्वास का कारोबार है। ये विश्वास बना रहना चाहिए। ये तो आजकल आप लोग खबरें पढ़ ही रहे हैं और ये यकीन मानिए आप, अगर इस तरह के हम लोग आइटम जो खाते हैं ना इन्हें बनते हुए देख लेना तो हम लोग नफरत करने लग जाएंगे। मैं बता रहा हूँ ना, एक दो बार मैंने यहाँ नाश्ते की दुकान है पास में खुली हुई थी तो मुझे लगा कि चलिए खा लेते हैं, यहीं पास में अच्छी बात है। एक दो बार गया, मैंने देखा कि वो उसी में जो पिछली कचौड़ी बनी हुई थी उसी में मिला दे रहा है। यार इतना मतलब बर्तन नहीं धो रहा है, उसी में अंडे निकाल दे रहा है, उसी में आप देखते हैं सब कर दे रहा है, बराबर कर दे रहा है। और साथ में कचौड़ी के साथ अंडा रखे हुए और आलू बंडा रखे हुए। तो आप देखिए कि कोई अगर खा ले, कोई ठिकाना ही नहीं। हमारे साथ एक कोई यहाँ लाइब्रेरी से गए हुए थे तो उन्होंने मांगा कि ये दे दीजिए, और उन्होंने ये कहा, उन्होंने दे दिया। उसने खाया, वो तो खाता था अंडा। तो बोला भैया बताओ, आलू की जगह मैं तो सोचा था आलू था और इसमें तो अंडा निकला। तो ये सब होना चाहिए। कोई कार्रवाई करने वाला नहीं, कोई देखने वाला भी नहीं है। और चेक वेक करने आते हैं तो हमारे यहाँ पैसे की बोलबाला है तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। इन्हें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। ये आप देखिए भारत में शेयर बाजार का बढ़ता पूंजीकरण, ये भी देख लीजिए। तो वर्ष 1993 से वर्ष 2013 तक विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में लगातार खरीद कर रहे थे और देशी संस्थागत निवेश लगातार बेच रहे थे। वर्ष 2014 के बाद से ऐसा बदलने लगा क्योंकि 2015 में पहली बार केंद्र सरकार ने प्रोविडेंट फंड को शेयर बाजार में निवेश की अनुमति दे दी। भारत में पिछले वर्ष घरेलू बचत 70,000 करोड़ डॉलर के आसपास थी और जिसमें से केवल 6,000 करोड़ डॉलर ही शेयर बाजार में निवेश किया गया था, जो कुल घरेलू बचत का 10% से भी कम है। लगभग इतना ही निवेश सोने में होता है एवं लगभग 35,000 करोड़ डॉलर का प्रॉपर्टी में निवेश होता है। इस प्रकार भारत में शेयर बाजार में निवेश बढ़ाने की बहुत अधिक गुंजाइश है। और साथ ही आप देखिए, साथ भी वैश्विक स्तर पर भी यह सिद्ध हो चुका है कि सामान्यतः शेयर बाजार में सबसे अधिक रिटर्न मिलता है। अतः भारतीय शेयर बाजार में निवेश तेजी से बढ़ने वाला है और यदि भारत में कुल बचत का 10% से आगे बढ़कर 15% निवेश शेयर बाजार में होने लगे तो देश में देशी निवेशकों का निवेश सीट 8,000 करोड़ डॉलर के स्तर को पार कर जाएगा। और पिछले 10 वर्षों में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक स्थिरता, मैक्रो स्टेबिलिटी पर बहुत ध्यान दिया है। इससे मुद्रास्फीति की दर में होने वाला उतार चढ़ाव नियंत्रण में रहा और अब यह न्यूनतम स्तर पर आ गया है। पिछले 75 वर्षों में ऐसी स्थिरता देखी नहीं गई है। इस कारण शेयर बाजार में रुपये की बाजार कीमत में एवं बॉन्ड मार्केट आदि में सब जगह उतार चढ़ाव थम गया है और इन सभी क्षेत्रों में स्थिरता आ गई है। पिछले 10 वर्षों में भारत में बहुत अधिक आर्थिक सुधार कार्यक्रम भी लागू किए गए। अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक स्थिरता आने से अब हम सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर का सही तरीके से अनुमान लगा सकते हैं, जिसके चलते हमारी आय और व्यय के अनुमान भी लगभग सही स्तर पर
हो पा रहे हैं और इससे विदेशी निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्वास बढ़ता जा रहा है और विदेशी निवेशक भी भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आधारभूत संरचना का विकास। तो भारत के नागरिकों को जेब में सीधे पैसे डालने के बजाय सामाजिक आधारभूत संरचना खड़ी करने में सरकार ने नागरिकों की भरपूर मदद की है। जैसे 3 करोड़ आप देखते हैं कि से अधिक मकान बनाकर गरीब वर्ग को उपलब्ध कराए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में सहित घरों में पानी उपलब्ध कराया गया है। सभी गांव में बिजली उपलब्ध कराई गई है। सड़क मार्ग विकसित किए गए हैं आदि। इनमें इससे नागरिकों के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। कम बीमार पड़ने लगे और उनके स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कम हुए और उनकी बचत बढ़ी। सामाजिक आधारभूत संरचना खड़ी करने का कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप देश में पिछले 10 वर्षों में गरीबी आधी रह गई है। इसे शून्य पर लाने के लिए कार्य जारी है। भारत में उत्पादों के निर्माण में आधारभूत संरचना से संबंधित लागत बहुत अधिक है। इस प्रकार जीडीपी का लगभग 14% भाग खर्च हो जाता है। इससे उत्पादों की लागत तुलनात्मक रूप से बहुत बढ़ जाती है। हालांकि भारत में के आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए बहुत काम हुआ है और इससे सभी को वर्ग को लाभ हुआ है। सबसे बड़ा लाभ उद्योग जगत को हुआ है। किसे? उद्योग जगत को हुआ है, क्योंकि अब उन्हें कच्चे माल का स्टॉक कम मात्रा में रखना पड़ता है। इससे अंततः उनके द्वारा निर्मित उत्पाद की लागत कम हुई है। पिछले कई वर्षों से विनिर्माण क्षेत्र की सकल घरेलू उत्पादन में हिस्सेदारी लगातार कम होती जा रही थी अथवा स्थिर हो गई थी, परंतु अब यह स्थिति भी बदलती जा रही है। आने वाले 5 वर्षों में जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ती जा रही है और इसके परिणाम कई क्षेत्रों जैसे सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे, फार्मा, ऑटोमोबाइल, ड्रोन निर्माण, सेमीकंडक्टर, फूड प्रोसेसिंग, एरोस्पेस आदि में दिखाई भी दे रही है। मैं आप लोगों से कह भी रहा हूं भैया कि आप लोग इकोनॉमी की एनसीईआरटी किताबें जरूर पढ़ लीजिए और मैं तो कहता हूं सभी एनसीईआरटी किताबें एक बार आप लोगों को जरूर पढ़ लेना चाहिए। देखिए, जीडीपी की अगर हम बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद यानी या जीडीपी सकल घरेलू आय एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है। एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। तेज छलांग। तो भारत शेयर बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से विश्व में आज अमेरिका, चीन, जापान, हांगकांग के बाद 5वें स्थान पर है। उम्मीद की जा रही है कि भारत शेष 3रे स्थान पर शीघ्र आ सकता है। आगामी 10 वर्षों में बहुत संभव है कि भारत दूसरे स्थान पर भी आ जाए, क्योंकि चीन और जापान के आर्थिक क्षेत्र में जिस प्रकार समस्याएं दिखाई देने लगी, इससे अमेरिका के बाद भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आ सकता है। हालांकि जीडीपी की दृष्टि से विश्व में भारत 3रे स्थान पर भी आ पाएगा। वर्तमान में भारत के शेयर बाजार का पूंजीकरण लगभग 5 लाख करोड़ डॉलर हो गया है और जबकि भारत का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 4 लाख करोड़ डॉलर का ही हो पाया है। आगामी एक दशक में भारत में 10 करोड़ नागरिक गरीबी से निकलकर मध्य वर्गीय परिवार बन सकते हैं और जिससे आप देखिए इसकी संख्या 45 करोड़ हो जाएगी और जिससे नागरिकों की खरीद क्षमता बढ़ेगी और उत्पादों की खपत भी बढ़ेगी। जीडीपी में वृद्धि होने से गरीबी कम होगी, परंतु महंगाई एवं विकास दर में संतुलन होना भी आवश्यक है। यदि मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है तो यह गरीब वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित करती है। अतः विकास दर को कम रखने का प्रयास किया जाता है ताकि महंगाई की दर को कम किया जा सके। इसी नियम को कई देश लागू कर रहे हैं, इसलिए वैश्विक स्तर पर आप देखिए विकास दर भी कम हो रही है, परंतु भारत में महंगाई की दर को नियंत्रण में रखने में सफलता मिली है। इसलिए भारत की विकास दर भी 7% से ऊपर बनी हुई है। हालांकि यदि महंगाई को यदि अधिक नियंत्रण में 3% लाया जा सके तो भारत की आर्थिक विकास दर 8 से 9% तक जा सकती है और भारत की आंतरिक अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की जोखिम दिखाई नहीं दे रही है, परंतु भारतीय आर्थिकी के लिए जोखिम केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक क्षेत्र में होने वाली समस्याओं के चलते हो सकता है। चक्कीय अर्थव्यवस्था को मिले प्रोत्साहन। तो सनातन संस्कृति हमें सिखाती है कि आर्थिक विकास के लिए प्रकृति का दोहन करना चाहिए, न कि शोषण। परंतु आर्थिक विकास की अंधी दौड़ में पूरे विश्व में आज प्रकृति का शोषण किया जा रहा है। जिस गति से कोयला, गैस, तेल आदि संसाधनों का उपयोग समूचे विश्व में किया जा रहा है, आने वाले कुछ वर्षों में इनके भंडार समाप्त हो सकते हैं। और आप देखिए जीवाश्म ईंधन को कोयले के भंडार सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है, परंतु विकसित एवं अन्य देश इसका जिस तेजी से उपयोग कर रहे हैं, यदि वह गति जारी रही तो कोयले के भंडार दुनिया में आगामी 114 वर्षों में समाप्त हो सकते हैं। धरती पर केवल 53 साल का ही ऑयल रिजर्व शेष है। भूमि की उर्वरा शक्ति भी बहुत तेजी से घटती जा रही है। पिछले 40 वर्षों में कृषि योग्य 33% भूमि या तो बंजर हो चुकी या उसकी उर्वरा शक्ति बहुत कम हो गई है और इससे कृषि उत्पादकता घट गई है और यही स्थिति पानी की भी है, जिसका निरंतर दोहन किया जा रहा है। भविष्य में इसके गंभीर दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। ऐसे में हमें चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोत्साहित करना होगा और चक्रीय अर्थव्यवस्था का आशय उस अर्थव्यवस्था से है जिसके उत्पादों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल, पानी एवं ऊर्जा के उपयोग को कम किया जाता है एवं खाद्य पदार्थों के अवशिष्ट वेस्ट को कम करते हुए उनके दोबारा से उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है।
और इससे प्राकृतिक संसाधनों की अति उपयोग पर अंकुश लगाया जा सकता है और चक्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादों एवं विभिन्न पदार्थों के उपयोग को कम करना, इनका पुनः उपयोग करना तथा विनिर्माण इकाइयों द्वारा इस प्रकार की विक्रिया अपनाना जिससे कच्चे माल, ऊर्जा एवं पानी का कम प्रयोग हो सके आदि उपाय भी शामिल हैं। साथ ही विभिन्न वस्तुओं को यदि मरम्मत करके पुनः उपयोग किया जा सकता है तो यह आदत भी विकसित की जानी चाहिए। इससे इससे आप देखते हैं कि उस वस्तु के जीवन चक्र को बढ़ाया जा सकता है एवं उसके स्थान पर किसी नई वस्तु की जरूरत को कम किया जा सकता है और उस उत्पाद को दोबारा से उपयोगी बनाए जाने के प्रयास भी किए जाने चाहिए। इससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम होगा। समय आ गया है कि समस्त देश इस बारे में गंभीरता से विचार करे कि धरती को शोषित होने से कैसे बचाया जा सकता है। इसके लिए आज इस धरती के लिए जाने वाले पदार्थों के उपयोग पर न केवल अंकुश लगाने की आवश्यकता है अपितु आप देखेंगे कि इन पदार्थों के पुनः उपयोग करने की विधियों को विकसित करने की भी आवश्यकता है। जैसा आप देखते हैं कि जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से भारत वैकल्पिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है और इसमें सौर, पवन, पनबिजली और परमाणु ऊर्जा का उपयोग का विस्तार करना भी शामिल है। परिवहन, औद्योगिक प्रक्रियाओं, प्राथमिक भवनों सहित विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता उपायों को भारत प्राथमिकता दे रहा है। इसमें ऊर्जा कौशल तकनीकों को अपनाया, औद्योगिक प्रक्रियाओं का अनुकूलन करना, मजबूत ऊर्जा संरक्षण उपायों को लागू करना शामिल है। साथ ही जीवाश्म ईंधन में एथेनॉल का सम्मिश्रण भी किया जा रहा है ताकि पेट्रोल एवं डीजल के उपयोग को कम किया जा सके और भारत ने सुझाव दिया कि पेट्रोल में एथेनॉल सम्मिश्रण का वैश्विक स्तर पर 20% तक ले जाने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएं और किसी और सम्मिश्रण पदार्थ की खोज की जाए जिससे ऊर्जा की आपूर्ति निर्बाध रूप से बनी रहे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। ये आप देखिए, राष्ट्रीय खेल बने पलटेबाजी, खरी खरी तंज कसा जा रहा है। अब देखिए, अब गंगा जल पर गहरा था विवाद, ये भी बड़ा। तो भारत और बांग्लादेश की सरकारों ने समय समय पर तीस्ता समझौते के लिए कदम बढ़ाए हैं, लेकिन बंगाल की आपत्तियों की वजह से अब तक समाधान संभव नहीं हो सका है। देख लीजिए, ये बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। तो आप देखेंगे, और तीस्ता पर गतिरोध के बीच अब गंगा जल पर भी विवाद गहराने के आसार हैं, साफ दिख रहे हैं। इसकी वजह भी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विरोध है। गंगा जल बंटवारे पर भारत और बांग्लादेश के बीच 30 वर्षों की म्याद वाली जो फरक्का संधि हुई थी 12 दिसंबर 2026 तक को समाप्त हो रही है। दरअसल 1975 में फरक्का बैराज के चालू होने पर गंगा जल को हुगली की ओर मोड़ने का कोलकाता बंदरगाह की नौवहन क्षमता को बनाए रखने के लिए यह संधि आवश्यक थी, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल के प्रवाह के अधिकार को लेकर विवाद बढ़ गया था। 1996 की फरक्का संधि का उद्देश्य दोनों देशों के बीच विवाद को समाप्त कर पानी की मात्रा निर्धारित करना था। ऐसा हुआ भी, पर अब क्या होगा यह समय बताएगा। इससे सहयोग करें या नीति, दोनों देशों में जब भी फरक्का संधि हुई तो भारत में गठबंधन सरकार रही। 5 नवंबर 1977 को जब पहली बार अस्थायी 5 वर्षीय फरक्का संधि हुई थी तो उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार थी। वहीं बांग्लादेश के राष्ट्रपति मेजर जनरल जियाउर रहमान थे। उसके बाद 12 दिसंबर 1996 को दूसरी बार 30 वर्षों वाली संधि हुई तो उस समय भी दिल्ली में गठबंधन सरकार थी। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना थी। इस संधि के तहत तय हुआ था कि अगर फरक्का बैराज में जल की उपलब्धता 75,000 क्यूसेक रहती है तो भारत को 40,000 क्यूसेक जल मिलेगा और प्रवाह का बाकी जल बांग्लादेश को जाएगा। वहीं जल की मात्रा 70,000 क्यूसेक से कम होने पर बहाव को दोनों देशों में समान रूप से बांटा जाएगा। अब उक्त संधि की म्याद पूरी हो रही है। इस समय भी हमारे देश में गठबंधन सरकार है। प्रश्न यह है कि संधि को आपसी सहमति से संशोधन के साथ नवीनीकृत किया जाएगा या फिर मौजूदा स्थिति में भी बहाल की जाएगी, और ममता सरकार सहमत होती है या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि संधि पर चर्चा होने से पहले ही ममता ने विरोध शुरू कर दिया है। ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे 3 पन्नों के विरोध पत्र में लिखा है, बंगाल सरकार से पूछे बिना इस तरह की एक तरफा बातचीत हमें मंजूर नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री शेख हसीना 12 दिन पहले ही 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली आई थी। उस दौरान प्रधानमंत्री ने तीस्ता नदी जल और 1996 की फरक्का संधि पर चर्चा हुई थी, और इसके 3 दिन बाद ही ममता ने पीएम मोदी को भेजे पत्र में लिखा, हाल में बांग्लादेश को प्रधानमंत्री भारत आई थी। मुझे पता चला है कि इस दौरान उनके साथ गंगा और तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। बंगाल ने अतीत में बांग्लादेश के साथ कई मुद्दों पर सहयोग किया है। हालांकि पानी बहुत कीमती है और लोगों की जीवन रेखा है। हम ऐसी संवेदनशील मुद्दे पर समझौता नहीं कर सकते जिससे लोगों पर गंभीर प्रभाव पड़े। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें ममता बनर्जी को भी बुला लेना चाहिए था। तीस्ता और फरक्का संधि से
बंगाल के लोगों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। फरक्का बैराज से जो पानी मोड़ा जाता है वह कोलकाता पोर्ट की नौवहन क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है। पिछले कुछ सालों में तिस्ता में पानी का प्रवाह कम हुआ है। अगर बांग्लादेश के साथ पानी साझा किया गया तो सिंचाई के लिए पानी की कमी होगी। बंगाल में लोगों का हित सर्वोपरि है, जिससे किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। ममता के आरोप पर केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा, तिस्ता जल बंटवारे और फरक्का संधि पर बांग्लादेश के साथ चर्चा के संबंध में बंगाल सरकार को जानकारी दी गई थी। केंद्र ने 24 जुलाई 2023 को बंगाल सरकार को पत्र भेजा था, जिसमें 1996 की फरक्का संधि का आंतरिक समीक्षा को लेकर कमेटी के लिए बंगाल सरकार को अपने एक अधिकारी का नामित करने को कहा गया था। उसी वर्ष 25 अगस्त को बंगाल सरकार ने कमेटी के लिए राज्य के मुख्य अभियंता, डिजाइन, अनुसंधान, सिंचाई और जलमार्ग को नामित करने की सूचना दी थी। बांग्लादेश भारत से तिस्ता जल को लेकर भी लंबे समय से समझौते की मांग कर रहा था। तिस्ता मास्टर प्लान के तहत बांग्लादेश बाढ़ और मिट्टी की कटाव पर रोक लगाने के साथ गर्मियों में जल संकट की समस्या से निपटना चाहता है। उसके साथ ही बांग्लादेश तिस्ता नदी पर एक विशाल बैराज बनाना चाहता है और ऐसे में भारत के लिए बांग्लादेश के साथ जल समझौता काफी अहम है। 2010-11 में तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने, जिसमें तृणमूल भी शामिल थी, तिस्ता समझौते की पूरी तैयारी कर ली थी। तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह के साथ ममता का भी ढांका जाना था, लेकिन आखिरी समय में वह पलट गई और समझौता नहीं हो सका। इसके बाद 2014 में मोदी सरकार भी सहमति बनाने की कोशिश थी, लेकिन ममता के विरोध की वजह से संभव नहीं हो सका। अब फरक्का संधि का भी विरोध अभी से शुरू हो गया है। आने वाला वक्त बताएगा क्या है। यह अम्बेडकर, सावरकर, श्री राम। ये भारत में वर्ग भेद, जाति भेद कब से शुरू हुआ इसका सही इतिहास नहीं पता है, लेकिन 20वीं सदी के तीसरे दशक में हुई जाति भेद के विरोध से संबंधित दो महत्वपूर्ण घटनाओं ने इस ओर लोगों का ध्यान खींचा है। पहली घटना थी बाबा साहब अम्बेडकर की नासिक के कालाराम मंदिर के बाहर कई वर्षों तक की चले धरना प्रदर्शन का नेतृत्व। दूसरी थी महाराष्ट्र के ही रत्नागिरी जिले में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा पतित पावन मंदिर की स्थापना। नासिक का काला राम मंदिर गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में बना था। इसमें भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी की सुंदर प्रतिमाएं थी, परंतु इस मंदिर में दलित समाज के प्रवेश वर्जित था। इस मंदिर में उन्हें भी प्रवेश दिलाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 मार्च 1930 को आंदोलन शुरू किया। बाबा साहब दलित की बड़ी संख्या के साथ प्रवेश करने पहुंचे, लेकिन पुजारियों और प्रबंधकों द्वारा उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद वहां शांतिपूर्ण आंदोलन करते रहे, जो लगभग 6 वर्षों चला। इसके बाद भी हिंदुओं के तबके ठेकेदार का मन बदलता ना दिखा। अम्बेडकर ने बौद्ध पंथ अपनाने की घोषणा कर दी। लगभग यही काल था जब रत्नागिरी में भी ऐसा ही एक इतिहास गढ़ा जा रहा था। विनायक दामोदर सावरकर अंडमान की जरूरत जेल से छूटकर आने के बाद रत्नागिरी में रह रहे थे। उनके रत्नागिरी से बाहर जाने एवं किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने पर प्रतिबंध था, लेकिन सामाजिक गतिविधियों में तो वह हिस्सा ले सकते थे। वह सामाजिक छुआछूत के खिलाफ थे, इसलिए वह सामाजिक क्रांति करने में जुट गए। चूंकि नासिक जैसी ही स्थिति रत्नागिरी और कमोज पूरे महाराष्ट्र में थी और हिंदू समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव सावरकर पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने रत्नागिरी में एक ऐसा मंदिर बनाने की ठानी जिसमें सभी वर्गों के लोग बिना रोक टोक भगवान के दर्शन पूजन कर सकें। और जिस दौर में नासिक में कालाराम मंदिर के बाहर दलित समाज का सत्याग्रह चल रहा था, उसी दौरान उन्होंने एक व्यापारी की मदद से रत्नागिरी में यह मंदिर बनवाया। यह मंदिर हिंदू समुदाय के सभी सदस्यों के लिए खुला था और इसे दर्शाने के लिए सावरकर ने मंदिर का नामकरण पतित पावन मंदिर किया। इस मंदिर की पहचान सामाजिक समानता के राष्ट्रीय इस तीर्थ स्थल के रूप में होती है। गांधी द्वारा प्रशंसा। उसी दौर में 1934 में वर्धा में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर में महात्मा गांधी का जाना हुआ। शिविर का अनुशासन देखकर गांधी प्रसन्न हुए, आश्चर्यचकित भी हुए। वहां को जाति विहीन व्यवस्था को देखकर वहां अनेक स्वयंसेवक, या आप देखेंगे स्वयंसेवक एक साथ पंक्ति में बैठकर भोजन कर रहे थे और किसी को किसी की जाति का पता नहीं था। इस बात का जिक्र गांधी ने बाद में दिल्ली में संघ के ही स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए किया। गांधी ने कहा, वर्षों पहले मैं वर्धा में संघ के एक शिविर में गया था। वहां मैंने उन लोगों का कड़ा अनुशासन, सादगी और छुआछूत की पूर्ण समाप्ति देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ। संघ को उन्होंने अनुशासित संस्था बताया, यानी अम्बेडकर हिंदू समाज की जिस बीमारी से क्षुब्ध रहा करते थे उसका इलाज सावरकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसी दौर ढूंढना शुरू कर दिया था। संघ के विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए प्रयास निरंतर चलता रहा। 14 अप्रैल 1983 को संघ द्वारा समरसता मंच की स्थापना भी इसी प्रयासों में से एक था। संयोग से उस दिन अंग्रेज तिथि से अम्बेडकर का एक और एवं संस्कृत पंचांग से डॉक्टर हेडगेवार की जन्मतिथि पड़ी।
श्री राम मंदिर संघ ने इसी सोच का परिणाम था कि 1989 में जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो इस आंदोलन की बागडोर संभाल रहे संघ के अनुसांगिक संगठन विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर की पहली शिला दलित समाज के प्रतिनिधि कामेश्वर चौपाल के हाथ से रखवाई। अयोध्या में जब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया तो उसमें स्थापित होने वाला बालक राम की प्राण प्रतिष्ठा भी जिन जिन यजमान बनने का अवसर मिला उसमें देश के अनेक हिस्सों अन्वय अनेक समुदाय के लोग शामिल थे। यह भारत की सामाजिक प्रगति का ही परिचायक है। 1930 में जहां एक मंदिर में एक विशेष समाज के को प्रवेश दिलाने के लिए अम्बेडकर को एक आंदोलन करना पड़ा था और सावरकर को पतित पावन मंदिर का निर्माण करवाना पड़ा था, वहीं आज अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर के द्वार सभी भक्तों के लिए खुले हुए। यह सामाजिक प्रगति आज के भारत में गांव हो या फिर शहर हर ओर दिखाई देती है। भारत में आई इस चेतना के पीछे शिक्षा के अलावा संचार माध्यमों के जरिए जन जन तक पहुंची जागरूकता भी एक बड़ा कारण हो सकती है। लेकिन जब हम राजनीति की ओर देखें तो आज भी भारत का हिंदू समाज जाति के बंधनों से बाहर आने को तैयार नहीं दिखता है। हाल के लोकसभा चुनाव में जातिवाद का यह चित्र एक बार फिर दिखाई दिया। लोकतंत्र में लोकहित के लिए काम करने वाली सरकारें चुनना ही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन आप देखते हैं इन चुनावों में जाति की राजनीति लोकहित पर हावी होती दिखाई दी, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। निश्चित रूप से यह संघ एवं उससे जुड़ी संस्था के लिए भी सोचने का विषय है। ये आप देखिए ओम प्रकाश तिवारी जी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है और इस तरह से आप देखेंगे कि संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से तैयारी करिए, आप लोग मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।